इस वीडियो में हम एसी करंट के सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। क्योंकि एसी करंट एक वेव है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेव की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, दैट इज I = I0 sin ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन होगी V0 sin ओमेगा टी। यहाँ पे I0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, V0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टी है टाइम। इस चैप्टर में हम 3 तरह के करंट को पढ़ेंगे। पहला है I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दूसरा है I एवरेज और इसकी वैल्यू है इक्वल टू 0.637 I0 के इक्वल। तीसरा करंट है IRMS और ये इक्वल है I0 डिवाइड बाय √2 और 0.707 I0 के। इसी तरह वोल्टेज हो जाएगा V0, V एवरेज और VRMS। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज गिवन, दैट इज 282.8 sin 120 पाई टी, और हमें फाइंड करना है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसको वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करें तो 282.8 इज इक्वल टू V0, तो हमें V0 की वैल्यू पता चल गई, और VRMS इक्वल टू होता है V0 डिवाइड बाय √2 के। तो अगर 282.8 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 200। दैट विल बी अवर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब हम ओमेगा टी को कंपेयर करेंगे 120 पाई टी से, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 120 पाई। एंड फ्रॉम द वेव चैप्टर वी नो द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फ्रिक्वेंसी f, इट इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, जहाँ पे f है फ्रिक्वेंसी, तो हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई 120 पाई। अगर हमें फ्रिक्वेंसी पता करनी है तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई f रखेंगे, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकल के आएगी 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब हम वेव चैप्टर के कुछ फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, तो अगर हमें f की वैल्यू पता करनी है तो f इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, एंड f इज ऑल्सो इक्वल टू 1 upon टाइम पीरियड। So these formulas we have to remember from the wave chapter. Now, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस अकेला है तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, यानी इक्वेशन ऑफ करंट विल बी इक्वल टू I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी V0 sin ओमेगा टी। अगर सर्किट में इंडक्टर अकेला है तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के, यानी करंट पाई बाई 2 से पीछे चलता है तो करंट की इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल टू I0 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
और वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सर्किट में कैपेसिटर अकेला है तो भी फेस डिफरेंस 90 ही रहेगा, यानी π/2। लेकिन इस बार करंट π/2 आगे रहेगा, सो करंट की इक्वेशन विल बी I = I नॉट ओमेगा टी प्लस π/2। और वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस अकेला है तो करंट की रुकावट को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन सर्किट में अगर इंडक्टर अकेला है तो उसकी रुकावट को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और सर्किट में अगर कैपेसिटर अकेला है तो उसकी रुकावट को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से रुकावट को हम R से डिनोट करते हैं, इंडक्टर की वजह से रुकावट को हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ओमेगा की जगह 2π रखें, 2πf रखें तो ये हो जाएगा 2πfL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc और 1/2πfc। ये फॉर्मूले ऑफ XL एंड XC आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन फॉर्मूलों पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आपको ओमेगा या F या L या C की डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, आपको सीधा कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना होता है। अगर सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो तो उनकी कंबाइंड रुकावट को हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होगा, अगर XL की जगह ओमेगा L रखें और XC की जगह 1/ωc रखें तो इसका एक और फॉर्मूला वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज √R² प्लस 2πfL माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेज हमें याद रखना है। नाउ फॉर्मूला ऑफ पावर इन AC circuit equal to IRMS multiplied by VRMS multiplied by cos phi, और यहाँ पे cos phi है पावर फैक्टर, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, एंड phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और cos phi का फॉर्मूला होता है R/Z, यानी रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस। ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगर phi की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि रेजिस्टेंस के केस में होता है। तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस अकेला है तो पावर विल बी इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय VRMS। अगर सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर लगा होता है तो phi की वैल्यू π/2 होती है, तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो पावर हमारी 0 हो जाएगी, और इसी करंट को बोलते हैं हम वॉटलेस करंट। जब पावर 0 हो जाए लेकिन सर्किट में फिर भी करंट फ्लो हो रहा हो तो इस तरह के करंट को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि रेजोनेंस का क्या मतलब होता है AC सर्किट के अंदर। तो AC सर्किट के अंदर रेजोनेंस का मतलब होता है जहां XL XC के इक्वल हो जाए, और
इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। एक्सएल की जगह हम रखेंगे ओमेगा एल एंड एक्ससी की जगह हम रखेंगे ओमेगा सी। और यहाँ से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो ओमेगा की जगह 2πf रखेंगे और यहाँ से f की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2π√LC। यही वो फ्रिक्वेंसी है जहाँ पे एसी सर्किट के अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अगर आपने इतना कुछ याद रख लिया तो एसी के अंदर आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।